आपको दिखाते हैं वो बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मक्खन पर तो सब लकीर बनाते हैं, पत्थर पर लकीर बनाओ, हो सकता है वक्त लगे लेकिन काम की शुरुआत तो करो। माखन पर ये वाली बात उनकी। दूसरी तरफ वो मिली जुली सरकार पर सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं। क्या ये है आपकी स्ट्रैटेजी सुधांशु जी 2024 के लिए? पीएम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पर एक तरह से हमला है। वो कह रहे हैं मिली जुली सरकार अब जनता को नहीं चाहिए, लेकिन जब इनकम्बेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा होता है तब फिर तो वो देखते नहीं कि सामने कौन है, वो वोट करने उधर भी जा सकते हैं। तो फिर मिली जुली है या अलग अलग है, ये सब कोई नहीं देखता। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकम्बेंट के खिलाफ गुस्सा होता है। जब मोदी जी ने प्रशासनिक राजनीति में पदार्पण किया था यानी 2001 में, तब यही एक इस्टेब्लिश फैक्टर था भारत की राजनीति में, एंटी इनकम्बेंसी, यानी जो सत्ता में है उसके विरुद्ध नाराजगी होगी और अगली बार वो चुनाव हार जाएगा। पर मोदी जी ने अपनी क्षमता और गुड गवर्नेंस के द्वारा और ईमानदारी निष्ठा से जो काम किया, लगातार 3 बार गुजरात में, और उस एंटी इनकम्बेंसी के कॉन्सेप्ट को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया, और 2 बार केंद्र में। आप देखिए उसके बाद देश का भी ट्रेंड बदला। मध्य प्रदेश में हम लगातार कई बार जीते हैं, कई राज्यों में हम दोबारा जीते, उत्तर प्रदेश से राज्य दोबारा जीत गए, अर्थात अब जनता में भी एक बदलाव आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बात कहूं थोड़ा विश्लेषण वाली दृष्टि से, 1990 के दशक में आजादी मिले 40-42 साल हो गए थे, तब तक लोगों के मन में भावना आई थी कि मेरा स्थान क्या। तो बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाकर इसने उसको स्थान नहीं दिया, उसको स्थान नहीं दिया, और वो सारी बातें करके कहा तो सामाजिक न्याय और बढ़ाई अपने परिवार की आय। अब एक पीढ़ी और गुजरी, 2010 का दशक आया, अब सबको समझ में आ गया, पढ़ाई लिखाई का प्रतिशत बढ़ गया, साक्षरता बढ़ गई, सबको समझ में आ गया कि कौन हमें चूरन दे रहा है और कौन वास्तविकता में कार्य कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि अब अस्थिर सरकारों का दौर समाप्त। उसका एक और कारण भी समझिए, 1989 से 2014 25 साल भारत में गठबंधन सरकारें रही। एक अटल जी का दौर छोड़ दें तो वो गठबंधन सरकारें से भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती रही, और यही 25 साल था जब चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। इसलिए अब देश की युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध वर्ग सब यह समझने लगा है कि देश को सही दिशा में ले जाना है तो मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं, जहां सरकार की मजबूरी का लाभ उठाकर और न्याय की बात करके अपने अपने परिवारों की आय बढ़ाई। आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर आपका रिएक्शन, और मिली जुली सरकार, मजबूर सरकार, ये परेशानी पीएम दिखा रहे हैं जब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये पहले भी इनका प्लांक रहा है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दे पर आपको घेरते हुए। क्या है आपका जवाब? देखिए, मुझे लगता है कि जो स्वयं एनडीए की सरकार चला रहे हो, मिलीजुली सरकार चला रहे हो, 2014 में भी मिलीजुली सरकार बनाई हो, और आज भी 38 दलों के साथ मिलकर कहते हो कि हम एनडीए हैं, और वो कहते हैं कि साहब मिलीजुली सरकार नहीं होनी चाहिए, तो कहिए ना हम अकेले लड़ेंगे। मोदी साहब, आप किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं? आप तो स्वयं मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, क्या आप नहीं चला रहे हैं? क्या आपके तमाम जो मिलीजुली सरकार के साथी थे, अकाली दल से, शिवसेना से, तमाम लोग आपको धता देकर, आपको बुरा बोल करके आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपको छोड़कर नहीं चले गए? अब बात आती है एंटी इनकम्बेंसी की। क्या कर्नाटक में, हिमाचल में अभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? क्या तमाम राज्यों में जहां पर आपकी सरकार नहीं आई वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? आपने 2019 में जरूर चुनाव रिपीट की सरकार, 2014 से लेकर, क्योंकि आपने इतिहास की बात की, 2014 से लेकर 2019 तक केवल एक गुजरात की सरकार रिपीट हुई थी, उसके अलावा कोई सरकार आपकी रिपीट हुई है तो मुझे बता दीजिए। केवल गुजरात में, वो भी बॉर्डर पर रिपीट होने की बात कर रहा हूं। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? एंटी इनकम्बेंसी आज भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब सरकार झूठ बोलने लगे, सरकार झूठे आंकड़े देने लगे, सरकार जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे, तो स्वाभाविक है कि मुद्दों से भटकाया जाता है। परिवारवादी आय की बात करते हैं आप, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या वो चक्की पिसिंग वाले परिवारवादी नहीं थे? क्या वो करप्ट नहीं थे? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? क्या उनको आपने पार्टी में शामिल करके, अपनी सरकार में शामिल करके, क्या महाराष्ट्र की कुंजी नहीं दी आपने? आप किस मुंह से कहते हैं मोदी साहब कि आप मजबूत हैं? मणिपुर के बाद भी आप कहते हैं कि आप ये मजबूत सरकार चला रहे हैं। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाए आप, आज तक आप अभी भी कहते हैं कि आप मजबूत सरकार चला रहे हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज। इंडिया टुडे को आपने इंटरव्यू दिया, किसने लिया, क्या सवाल थे, हमें नहीं मालूम है, देश को नहीं मालूम है, जरूर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आप? मैं कल ही उसमें सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था किस प्रधानमंत्री ने कितने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। आप सबसे ज्यादा मजबूर सरकार चला रहे हैं मोदी साहब। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी आप 150 सांसदों को संसद से बाहर कर देते हैं, संसद में चर्चा नहीं करने देते हैं, अडानी और अंबानी को आप मदद पहुंचाते हैं, 25-25 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ हो जाता है, और देश के ऊपर
5 गुना कर्जा आप बढ़वा देते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। आपसे ज्यादा कमजोर और कम जिस तरह की सरकार, मजबूर सरकार आप चला रहे हैं, आज तक कभी नहीं चली। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार मजबूर है। देखिए, अगर कोई ये कहे कि मोदी जी की सरकार मजबूर है, तो वो किस मजबूरी में बोल रहा है, इसको बहुत मजबूती से समझा जा सकता है। हम समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता लोग झूठ इस शब्द का बहुत प्रयोग करने लगे। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप इस तरह की बात कहना चाहते हैं, जिन भी विषयों के ऊपर इन्होंने कहा कि हम जाति और उस पर समाज में बांटते हैं, जातिगत जनगणना की बात कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी। फिर मैं रिपीट करे दे रहा हूं, किसने समाप्त की थी जातिगत जनगणना? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने, आजादी से पहले होती थी, और साफ साफ यह कहा था कि इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति है। अब कहिए ना कि अब बदल गए या अब अंग्रेजों की उसी नीति पे आ गए? भूल गए जात पे ना बात पे, पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब पार्टी ले आए फुटपाथ पे। लेकिन जो आरोप अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, शशि थरूर कह रहे हैं कि 2024 जीते गुजरात मॉडल पर, 2019 जीते पुलवामा पर, और 2024 में आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, आबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साथ हिंदू हृदय सम्राट बनकर जीतना चाहते हैं। देखिए, मैं ये धर्म नहीं है। एक मैं यथार्थ भी बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, आप ही के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब हमारी सरकार आई तो भारत की अर्थव्यवस्था 167 लाख करोड़ की थी जीडीपी, अब 312 लाख करोड़ है। डबल हुआ कि नहीं? आय डबल हुई कि नहीं? बताइए। 2014 में 11.1 करोड़ ईपीएफओ, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड खाते, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते। दर्शकों को समझने के लिए कह देता हूं, कर्मचारी जब बनता है तो अपना पैसा जमा करता है और फिर उसका जो नियोक्ता यानी इंप्लॉयर जमा करता है। अब वो 27 करोड़ है। ये 16 करोड़ हवा में क्रिएट हो गए क्या? मतलब कोई पैसा भी डिपॉजिट करने लगा और कोई इंप्लॉयर भी आ गया है डिपॉजिट करने लगा। अब जहां तक हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं, तो हम लोगों को अंजना जी याद है, हमारे बचपन में कहा जाता था, जिस दिन राम मंदिर बनने लगेगा मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। और आज राम मंदिर भव्यता और दिव्यता के साथ उभर रहा है, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं भारत के साथ व्यापारिक समझौते के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात, अरब और यूरोप से लेकर भारत के बीच में स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का करार कर रहा है साहब। इसीलिए आप सोचिए कि कौन मजबूर था, कौन डरा हुआ था, और किसने दृढ़ता के साथ खड़े होकर भारत ही नहीं वैश्विक परिदृश्य को भी चेंज कर दिया है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, जो आप झूठ, और फिर एक और बात कह दूं, मिली जुली सरकार पे, इनकी तो ऐसी मिली जुली है गठबंधन, पता नहीं मिलते हैं न जुलते हैं, अपने ही मन से चलते हैं। अब संजय राउत जी कह रहे हैं तो 23 सीटें लड़ूंगा, भाई आधी सीटें देने वाले क्या? अब बताइए, वो कहते हैं हम दिल्ली में एक को सीट नहीं देंगे, तो इनका गठबंधन, मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है नहीं नहीं हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। अब बताइए, वो अखिलेश जी और उनके बीच में क्या क्या हो रहा है। तो भैया आप तो ऐसी मिली जुली चला रहे हैं कि न मिलती है न जुलती है, बस अपने ही मन से चलती है।